साथियों, भारतीय सेना में महत्वपूर्ण क्या है, हम लोगों को वो केंद्र में रखकर स्टार्ट करनी है तैयारी। पहली बात, मैं एक आप लोगों को और बात समझा दूं कि हम लोग साइकोलॉजी के साथ साथ जीके पर फोकस उतना ही करेंगे जितना हम लोग साइकोलॉजी पर करेंगे। आप लोग यदि विशेषतः जीके पर फोकस करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास पूरे 24 घंटे रहते हैं और आप जितना भी चाहें उतना फोकस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और आप लोगों को पढ़ाई संबंधी आप जो भी अपना प्लान तैयार करते हैं, जो बनाते हैं, तो उसमें मैं एक बात समझा दूं कि पहले तो जीके का दायरा होता है बहुत बड़ा। यदि आप लोग तैयारी करना बैठें तो भारत का जो हमारा जनरल साइंस है फिर पूरे विश्व का है, और उसके भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आप लोगों को तैयारी में, लेकिन हम लोगों को अब करना है स्मार्ट, क्योंकि 2 महीने मेरे हिसाब से अभी बच रहे हैं पेपर के। 2 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाना चाहिए। तो 2 महीने के हिसाब से हम लोगों को स्मार्ट स्टडी ऐसी करनी है कि वो सारे टॉपिक कवर हो जाएं, जितना हमारा जो रिलीजियस टीचर का स्तर है उस स्तर से हम लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। इसके अलावा देखो, पिछली बार तो 40 क्वेश्चन आए थे जीके के। ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना, यदि आप ये नहीं समझ पाएंगे तो और फिर ज्यादा समस्या में। और 10 नंबर आए थे, वो आए थे साइको पे। देखो, मैंने बताया कि साधारण जो प्रश्न होंगे वो लगभग सभी विद्यार्थियों से बनेंगे, मतलब कोई एक दो ऐसे हों जो जिसने कभी देखा ही ना हो तो उनसे वो तो एक नहीं बनना, वो तो एक कॉमन वाली बात है, लेकिन बाकी सबसे बनेगी। आप लोगों को इंटरव्यू में आप लोगों को फिजिकल मेडिकल के लिए कॉल कब आएगा, जब आप ऐसी असाधारण परिस्थितियों के सवालों के जवाब देंगे। जो सभी से बनेंगे वो तो आपसे बनना ही चाहिए, नहीं तो आप भीड़ से भी पिछड़ जाएंगे। और जो किसी से ना बने वो आपसे और जरूरी बनना चाहिए, यदि आपको लगता है कि हमारा कॉल आए फिजिकल और मेडिकल के लिए। तो हम लोग साथ में जितना ही 40 प्रश्नों को केंद्र में रखेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग 10 पर भी फोकस करेंगे। ये मेरा पूरा प्लान है और इसको देखते हुए हम लोग चलेंगे, क्योंकि आप लोग जीके के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। आपके पास बहुत ऐसा मटेरियल होगा। और यदि कोई छात्र अभी भी कन्फ्यूजन में है तो जीके के केवल आप लोगों को ज्ञान अर्जित करना है। मैंने बोला था कि आप लूसेंट की एक अभी जो वर्तमान में कोई अपडेट वाली आई हो बुक, वो लेना है और उसको केवल आप लोगों को टॉपिक समझना है कि आखिर जीके में टॉपिक क्या होते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, और उससे थोड़ा हम लोगों को जो भी रेड वर्ड शब्दों से उसमें लिखे हो वो आप लोगों को थोड़ा गौर से पढ़ना है। देखो, मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं होगा, पढ़ते चलना है। बाकी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे करंट के हैं, हो रहे हैं, और जो भी हमारे बेसिक के हैं जीके में, वो मैं आप लोगों को हर एक क्लास ऐसी लेके पिछली क्लास ऐसी थी मेरी कि आप लोगों को वो बहुत जरूरी देखना चाहिए। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी हर एक क्लास रिटन पेपर में तो ठीक है, रिटन प्लस इंटरव्यू के पर्पज से मैं हर एक क्लास को लेता हूं। तो जो अभी केवल उस क्लास को पढ़ेगा तो वो समझ लेना कि रिटन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि जो उसको समझते हुए पढ़ता है तो वो फिर आपका दृष्टिकोण विकास उसी के पर्पज से इंटरव्यू क्षेत्र में भी आपका होने लगेगा। तो मैं थोड़ी मेरी क्लास लंबी हो जाती है तो उसको बहुत जरूरी समझ लेना है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे हमेशा ही इंटरव्यू के साथ साथ वो रिटन के साथ साथ लिखित परीक्षा के साथ साथ हमारा इंटरव्यू में भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो बड़ा गौर से पढ़ा करना है। यदि छोटी से भी आप लोग 1-2 बार कोई चीज पढ़ चुके हैं तो दोबारा आपके सामने आती है तो आपको और सीरियस से पढ़ना है, क्योंकि आपको फिर क्लियर हो जाए, उसके आगे आपको पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। हाँ, जिसको भी अभी क्लियर है तो उसको तो ऐसा है कि पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन जिसको लगता है कि अभी मुझे थोड़ा शंका है तो उसको जरूर बड़े ईमानदारी से और एकाग्र होकर उस क्लास को लेना है। ठीक है। भारतीय सेना में साइकोलॉजी के कौन से ज्यादा टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं वो हम लोगों को बात करनी है, और उसके साथ साथ देखो हम उस टॉपिक से कौन से प्रश्न आए हैं और कौन से प्रश्न बन सकते हैं,
इन सारे जब टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद इन सारे प्रश्नों पर हम लोग वो बात किया करेंगे कि आखिर कौन से प्रश्न इससे निकल चुके हैं, कौन से निकलने की संभावना बन सकती है कि ऐसे बन जाती है। तो इन पर फिर हमारा टॉपिक के ज्ञान के साथ साथ ये भी परीक्षण हो जाएगा हमारे ज्ञान का कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका आखिर हम लोगों को कुछ समझ में आया कि आया ही नहीं। यदि नहीं आया तो फिर हमको दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ना है। और ज़्यादा मेरे हिसाब से आप लोगों को एक शांत वाले माहौल में और ईमानदारी से एकाग्र चित्त होकर क्लास लेना है, तब तो साइको की आएगी। देखो सबसे बड़ी चुनौती है साइको में कि पहले तो आपको उस क्लास के लिए सुनना या मतलब अपने आप को उस क्लास लेने के लिए तैयार करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि साइको की एक ऐसी क्लास होती है कि वो समझ में कम से कम नहीं है तो एक दो बार भी नहीं आती है समझ में। जैसे आपने एक बार कोई टॉपिक ले लिया तो आपको वो समझ में नहीं, ये लगेगा कि ये तो ज्ञान फेंके जा रहा है। लेकिन वही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको किसी भी घटना का मूल कारण पहचानने में मदद करती हैं। और यदि वही आप समझने में असमर्थ रहते हैं तो देखो एक ऑल ओवर ज्ञान की बात अलग होती है कि आप लोग दे सकते हैं उत्तर, और एक मूल रूप से जो सटीक, जो धर्मगुरु के लिए अभी मतलब महत्वपूर्ण है उस ज्ञान के अंतर्गत उत्तर देना, तो वो आप लोग फिर उससे दूर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को, देखो भारतीय सेना में क्या जरूरत है, सबसे पहले तो उनका जो रहता है भारतीय सेना का, पहले हम लोग देश के स्तर पर बात करेंगे, एकता पे सबसे ज्यादा जोर रहता है। जो भी धर्मगुरु या कोई भी सैनिक ट्रेनिंग के बाद फिर उसका आप आचरण देख लेना कैसा होता है, वो आपके कई मित्र साथी होंगे। कि दूसरा होता है विविधता में एकता, और तीसरा होता है हमारा सर्वधर्म समभाव। देखो आज हम लोग समझेंगे सर्वधर्म समभाव, और इसका क्या मतलब है हमारे देश के लिए, हमारे देश की सेना के लिए और हमारे जीवन के लिए। जैसे आप धर्मगुरु बनने जा रहे हैं और किसी विशेष धर्म से संबंध तो रखते हैं, ये तो क्लियर है ही है, लेकिन उसका असलियत में या मूल रूप से हमारे जीवन में क्या उसका मतलब है, वो हम लोग आज समझ लेंगे कि आखिर सर्वधर्म समभाव ये विचार, ये धारणा कहाँ से आई है और ये हमारे देश के लिए क्यों महत्व, अन्य देशों के लिए महत्वपूर्ण हो ना हो लेकिन भारत देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखो पहला पॉइंट तो इसका महत्वपूर्ण होने का यही है, देखो प्रश्नों का बनना, महत्वपूर्ण होने का कि हमारे देश में विविध धर्मों के लोग, ठीक है, विविध जाति के लोग, विविध संप्रदाय के लोग, विविध भाषा, लिंग, क्षेत्र, इन सारी चीजों में हमारे यहाँ विविधता है। यदि हम लोग सद्भाव संभाव नहीं रखेंगे इन चीजों में, जैसे भाषाई संभाव, धार्मिक संभाव या क्षेत्रीय संभाव, तो ये एक शब्द बस हम लोगों को संभाव समझना है कि संभाव का मतलब क्या होता है। बाकी आप उसको धर्म में भी ले सकते हैं, आप भाषा में भी ले सकते हैं, आप क्षेत्र में भी ले सकते हैं, जिस क्षेत्र में आप उसको लिंग में भी ले सकते हैं कि कैसे हम लोगों को संभाव रखना है। मैंने बोला कि आपको केंद्र समझना है कि इसका मूल स्वरूप क्या है। बाकी आप किसी भी क्षेत्र में आप विद्यार्थियों में भी संभाव ले लेना कि आपका जो नजरिया है, जो आपका दृष्टिकोण है, उसमें कैसे संभाव के गुण पैदा होते हैं। और इसी से एक शब्द मिलता है संभाव से सद्भाव। देखो सद्भाव एक व्यक्ति के अंदर एक उपजा हुआ या मतलब उसके द्वारा जागृत किया गया, पैदा किया एक गुण है, एक वर्च्यू है, सद्गुण। सद्भाव का मतलब होता है शुद्ध पवित्र स्वभाव। देखो हम लोग अभी सद्भाव की बात कर रहे हैं, फिर करेंगे संभाव की। ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, इनमें मौलिक अंतर है। इसी मौलिक अंतर को वो जोड़ के परिस्थितियों में फिर हमारे जो जितने विद्यार्थी हैं वो समझ नहीं पाते। इसका हम लोग दूसरा यदि अर्थ जानना चाहें तो मिलनसारता या दयालुता।
यदि आपके अंदर सद्भाव का गुण है तो आप दयालु व्यक्ति होंगे, ये गारंटी है। यदि इसका थोड़ा व्यापक दायरा बढ़ाएंगे तो आप वास्तविकता के निकट हैं। आप कोई झूठ फरेब में ऐसे कोई चीजों में नहीं फंसते। दूसरा, यदि और आप अच्छी चीजें में जाना चाहेंगे अपने गुण में, तो ये आप निष्कपट, जो भी आप दूसरों की मदद करते हैं निस्वार्थ भावना से या उपकार करते हैं, वो आप बिल्कुल निष्कपट होकर करते हैं। और यदि जाएं तो इसी में निष्कपट और अच्छाई का गुण होता है। यदि आप सद्भाव का आपके अंदर गुण है तो उसके साथ साथ आप लोगों में इन सारे गुणों का मूल रूप होता है। तो इन चीजों में आप लोगों को इसलिए मैं बताया हूं कि ये आपका मतलब स्वयं का, ये आपके स्वयं के गुण है जो आप लोगों के अंदर आप लोग अर्जित करते हैं। लेकिन संभाव है, ये एक सीधा एक विचारधारा है, एक अवधारणा है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने मूल पे कि सर्वधर्म संभाव भारतीय सेना में और हमारे भारतीय नागरिकों के जीवन में उसका क्या मतलब है। देखो, ये सबसे पहले मूल रूप से भारतीय विचारधारा है या भारतीय अवधारणा है। आप लोगों को एक जानकारी ना हो, यदि आप साई को समझना चाहें तो साई को समझने के लिए आपको सबसे पहले भारतीय समाज, इतिहास, भूगोल और आपको संविधान, इसकी जानकारी होना चाहिए। जब आप अपने आप को मान सकते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इसलिए हम लोगों को अब जितना भी जो भी टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि इतना इन सारी चीज़ों के लिए इनका बहुत व्यापक रूप है इन सारे विषयों का, तो इनका इतने जल्दी हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग ऐसा शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे जिसमें हम लोगों को काम भी हो जाए और हमारा टाइम भी इतना हम लोगों को बर्बाद ना करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को भारतीय अवधारणा है। ये अवधारणा क्यों लाई? देखो, हमारे यहाँ से लगभग 3000 से 3500, ये 3000 और 3500 वर्ष पहले भारतीय व्यापार पूरे विश्व में फैला हुआ था। और उसी समय की हमारे जो विश्व गुरु की छवि है, उसी समय की है। पहले कई देशों के हमारे यहाँ पे समाज के लोग, धर्म के लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोगों का व्यापार, और जैसे जैसे धर्मों का उदय होता गया वैसे अन्य धर्मों के लोग भी हमारे यहाँ आते गए। ये हो गई पहले की बात। फिर होती है शुरुआत, हम लोग को मानते हैं कि हमारे यहाँ 11वीं से 12वीं सदी में इस्लाम का आगमन होता है। लेकिन उसके पहले भी हमारे यहाँ जैसे ही उदय होता है इस्लाम का अरब में, उस समय से भी 7वीं सदी से हमारे देश में इस्लाम का आगमन हो चुका था व्यापारिक से। लेकिन उस समय इतनी कट्टरता नहीं थी, इतना लोग अपने अपने धर्म के लिए कट्टर, सभी का एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो इसी दूसरे संभाव का मतलब है सभी धर्मों का समान सम्मान। ये राज्य करेगा सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों का समान समान सम्मान। आपको क्या करना है? अब मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा कि सर्वधर्म संभाव का मतलब क्या होता है। देखो, सर्वधर्म संभाव का मतलब होता है कि आप अपने धर्म को अबाध रूप से मानते हुए, एक बार फिर मैं बता दूं, अपने धर्म को अबाध रूप से मानते हुए दूसरे धर्म का विशेष रूप से सम्मान करना। देखो, पहले तो हम जब अपने धर्म को मानेंगे तो अपने धर्म को अबाध रूप से मानेंगे। इसका मतलब होता है पराकाष्ठा, कि आप सबसे उच्च स्तर पर अपने धर्म को मानते हैं, उच्च स्तर तक। लेकिन इसी उच्च स्तर से आप दूसरे के धर्मों का सम्मान भी करते हैं।
विशेष तौर पर या विशेष रूप से सम्मान करते। ये होता है सर्वधर्म समभाव व्यक्तिगत जीवन में। और राज्य के रूप में होता है सभी धर्मों का समान सम्मान। तो ये हो गया हमारा राज्य। अब आगे हम लोग भारतीय अवधारणा को लेकर देखो, जब हमारा अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है और अंततः जब उपनिवेशवाद के विरोध में एक हम लोगों को भारतीय नागरिकों को एकत्रित करना होता है, तो ये मूल रूप से पहले तो शुरुआत में विवेकानंद जी द्वारा एक बात कही गई थी कि सभी धर्मों के रास्ते अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है, लेकिन गंतव्य स्थान जो है वो एक ही है। ये विवेकानंद जी द्वारा, अंततः इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी जोरों शोरों से इसका फायदा लिया गया। तो उनका कहना था कि सभी के रास्ते अलग अलग, गंतव्य स्थान है, लेकिन उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन के लिए भारतीय नागरिकों को, जहां भारतीय समाज जाति में, क्षेत्र में, धर्मों में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, तो लोगों को पूरे भारत को एकत्रित करके अंग्रेजों के या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और ऐसा उपनिवेशवाद के खिलाफ वो जन आक्रोश या जन आंदोलन खड़ा करना था। तो यहीं से सर्वधर्म समभाव की अवधारणा ज्यादा फेमस होती है, ज्यादा विकसित होती है। तो यहाँ पर उपनिवेशवाद के खिलाफ जो हमारे भारत देश में भारतीय नागरिकों में आक्रोश पैदा करना या जन आंदोलन के रूप में स्थापित करना, ये सर्वधर्म समभाव का फायदा सबसे ज्यादा गांधी जी ने लिया। तो ये हम लोग समझ गए कि अवधारणा भारतीय थी पहले, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में ज्यादा मुख्य रूप से उभरी, क्योंकि उस समय जैसे ही आप लोगों को पता हो कि 1905 की जब बंगाल का विभाजन हुआ, फिर मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है, फिर 1915 में विश्व हिंदू परिषद या विश्व हिंदू महासभा का गठन। तो इन सारी चीजों में, घटनाओं में हिंदू मुस्लिम बीच में ज्यादा दरार पड़ गई थी। जहां एक और बाल गंगाधर तिलक जी ने बहुत ऐसा, जो लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते, उन्होंने इतना ऐसा प्रयास किया था कि सारे धर्म, लेकिन वो मूल उद्देश्य तक नहीं पहुंचा पाए थे जो गांधी जी ने मूल उद्देश्य तक सर्वधर्म समभाव के रूप में सभी धर्मों को, सभी जातियों को, क्षेत्र के लोगों को एक एकता के सूत्र में बांधकर और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये और काफी नेताओं ने प्रयास किया था, उनका सम्मानजनक प्रयास है, लेकिन वो उसको एक मूल उद्देश्य तक नहीं पहुंचा पाए थे। तो ये गांधी जी ने करके दिखाया। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। बाकी गांधी जी के बारे में किसके क्या रुझान है, किसका क्या दृष्टिकोण है, वो अभी अपने पास में रखना, क्योंकि जब भी हम लोग इतिहास में जाएंगे और वर्तमान में कभी भी यदि आप लोगों को इंटरव्यू में या कहीं भी अभी आपसे यदि ऐसे लॉजिक वाले या तार्किक सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आप लोग यदि महत्व देंगे तो महात्मा गांधी जी को देंगे। मेरी बात याद रख लेना है, ठीक है। बाकी आप अकेले में उनको कैसे सम्मान देते हैं, कैसे अपनी भाषा से, ये आप अपनी जगह पे करते रहना, लेकिन यहाँ पे उनका थोड़ा अलग सम्मान होगा हमारे पेपर में और हमारे दृष्टिकोण में और जो हमारे विचारों में। ये जरूर याद देखो। सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है भावनात्मक और धैर्य, भावनात्मक नियंत्रण और धैर्य कायम करना। इसका आप लोगों को समझ में नहीं आएगा यदि आप किसी अन्य धर्म के लिए समभाव का भाव रखते हैं, सर्वधर्म समभाव का, तो आप कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने की हो, तो आप भावनात्मक रूप से नियंत्रित रहेंगे, आपके अंदर धैर्य रहेगा कि हम लोगों को ये घटना ऐसे आखिर क्यों हो गई है और इसको हम लोगों को सुधारने का, उस समाज में सुधारने का प्रयास करना है, ना कि आप उससे भी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले सर्वधर्म समभाव का यही मूल रूप है। दूसरा है कि सभी धर्म संप्रदाय की अद्वितीयता के बावजूद, ये शब्द याद रखना कि सभी धर्म अपने आप को अद्वितीय मानते हैं, अद्वितीयता के बावजूद मानवता की
एकता को सार्वभौमिक रूप में बताना। ये हमारा मूल है कि सभी धर्म अपने अपने में अद्वितीय है, लेकिन जो मानवता है वो सभी धर्मों के केंद्र में होती है। इसी की मानवता की सार्वभौमिकता का केंद्र है सभी धर्मों में, और इसी को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। यदि आप एक और स्थिति याद रखना चाहें, सर्वधर्म समभाव में एक आप लोगों को फायदा होता है कि आप जो भावनात्मक नियंत्रण तो रखते ही रखते हैं, साथ में आपके जीवन में विकास में भी सहायक होता है, और साथ में आपकी नेतृत्व क्षमता में उत्कृष्टता लाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों का किस किस चीज में इस भाव का योगदान है। तो इसलिए मैंने बोला था कि अब हम लोग लास्ट में प्रश्नों के कि आखिर कैसे प्रश्न बनते हैं, और इन चीजों को यदि आप समझेंगे ना, तो जैसे ही आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे उत्तर, इन चीजों को आप लोगों को याद आएगा कि आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण होती है, और एक इसको हम लोगों ने किस किस क्षेत्र के लिए पढ़ा था, और एक कहाँ कहाँ हमारे लिए योगदान करती हैं जीवन में। तो फिर आप लोग उस 4 उत्तरों में से इतना सटीक, देखो उत्तर एक भी गलत नहीं होगा उसमें से साइको वाला, लेकिन एक इतना सटीक होगा जो बिल्कुल सही हो, उसको आपको टिक करके आना है। तो आपके नेतृत्व क्षमता में उत्कृष्टता आएगी, ये बिल्कुल आप याद रखना। और मेरे हिसाब से अब सर्वधर्म समभाव में एक याद यदि और, तो आप एकाग्र चित्र और शांत मन से मुद्दों को समझना, धार्मिक मुद्दों को। इसके पहले यदि आप लोगों ने इस क्लास के पहले आप लोग किसी भी धार्मिक ऐसा कोई कृत्य हुआ होगा या कोई ऐसी घटना, तो आप लोग बड़े उग्रता के साथ इसके लिए आप सोच रखते होंगे। लेकिन इसके बाद आप लोग जैसे ही समझे, क्योंकि हम लोगों को अपने देश की राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी है, ये हम लोगों का सैनिकों का कर्तव्य है। तो कर्तव्य के अनुसार आप लोगों के अंदर सर्वधर्म समभाव होना बहुत जरूरी है। और बाकी अन्य लोगों के अनुसार मैंने कई बार आपको बताया था कि जो भी उनके विचारों में, ठीक है, जो भी उनके भावों में होगा, जो भी उनकी भावनाओं में होगा, जो भी उनकी प्रवृत्तियों में होगा, जो भी उनकी इच्छाओं में होगा, वो व्यक्ति के आचरण में, व्यवहार में जरूर परिलक्षित होगा। तो अब जिसका जितना स्तर होगा बुद्धि का, जिसको जितनी समझ होगी, जितना जिसको ज्ञान होगा, वो उसी स्तर से आपका व्यवहार करेगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, एक धर्म से संबंधित, कि देखो जो भी सच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो वो सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा। और जिसकी शिक्षा से कोई लेना देना भी ना हो, कि वो क्लास 1 में भी नहीं स्कूल गया हो, तो वो भी मतलब अनपढ़ मान लेते हैं, या निरक्षर, मान पर नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा सब, निरक्षर, ये भी सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा। लेकिन जो बीच वाले होते हैं, जिसने थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लिया धर्म के क्षेत्र में, वो कट्टरता का शिकार होते हैं। ठीक है, और जिसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो अधूरा ज्ञान पैदा कर लेते हैं, वो भी सबसे ज्यादा कट्टरता के शिकार होंगे। लेकिन जिसने मूल रूप से
ईमानदारी से धर्म का अध्ययन किया हो, वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिकवाद का या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थित व्यक्ति होगा। और जिसने सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया हो या विश्वास हो, तो वो सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होगा। ये याद रख लेना है। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ जो अभी बीच में चल रहे हैं ये चीजें एक दूसरे से कट्टरता वाली, तो ये उनको अधूरा ज्ञान है। तो हम लोग उनकी गलतियों को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये समझ लेंगे ये बालक बुद्धि है, अभी इनको समझ नहीं है। और इतनी बुद्धि अभी इनकी हमारे राष्ट्र के लिए या राष्ट्र पे कोई कमेंट करें या राष्ट्र के लिए कुछ भाषण या वक्तव्य दे, तो अभी ये उस लायक या उस अभी स्तर से तैयार नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोगों को समझते हुए आगे बढ़ना है। और इसके अलावा इसका मतलब आप लोग कहाँ कहाँ और यदि जीवन में, हाँ, प्रश्नों की बात मैंने बोला था कि कुछ प्रश्न भी हम लोग बात कर लेंगे। देखो, सर्वधर्म समभाव में सबसे पहले तो कोई स्थिति बनाते हैं वो इंटरव्यू में आप ही से बोल दिया जाता है कि आप यदि ये हैं, आपको अन्य जाति, आपको अन्य धर्म से शादी करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसमें सर्वधर्म समभाव में ऐसा है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, कि ऐसा नहीं कोई अन्य धर्म की लड़की है या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है तो उससे आप शादी नहीं करेंगे।